Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik. As you all know कि Mind Review पे चल रही है सिसरेली की सीरीज where we are covering chapter 1 to chapter 15 of your psychology book by Sisreli. So if you are an aspirant for UGC NET, JRF, for GATE, for CUET PG or for MPhil exams or for any other competitive exam that requires psychology as its syllabus, then this series is just for you. हम लास्ट के 3 वीडियोस में आपके चैप्टर 1 दैट इज द साइंस ऑफ साइकोलॉजी को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. ऑल ऑफ यू हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट चैप्टर 1 तीनों पार्ट से गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन. एंड ऑल दोज हु आर येट टू कंप्लीट इट, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग प्लेलिस्ट के लिंक को सिंपली क्लिक कीजिए एंड वहां पे आपको तीनों पार्ट्स मिल जाएंगे. Okay, so from today onwards, we will be starting with your chapter number 2. Chapter 2 है आपका the biological perspective. So यहाँ पे mostly हम लोग बात कर रहे होंगे biopsychology से related topics पर, like what is a neuron, what are neurotransmitters, what is the structure of your brain, central nervous system क्या होता है, endocrine glands क्या होते हैं, about all of these things. So for chapter number 2, this is part 1 of the video. Today we are going to talk about कि बायोसाइकोलॉजी क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रांसमिशन में क्या होता है, लाइक एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल, व्हाट आर दीज टर्म्स. देन वी विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट एंटागनिस्ट एंड एगनिस्ट, वो क्या चीजें हैं. एंड फाइनली वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर न्यूरोट्रांसमीटर. लीन है, ग्लूटामेट है, गाबा है. व्हाट आर दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनके क्या फंक्शन है, उनके एक्सेस या डेफिसिट होने से क्या चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं. So this will be the content of part 1 that is of today's video of chapter number 2. So let us get started. I hope आप लोगों के पास अपना पेन और नोटबुक है ताकि simultaneously अपने नोट्स आप लोग बना सकें. चलिए, so the first thing that we will be talking about is what is biopsychology. अगर ये पूरा चैप्टर मैं कह रही हूँ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है तो हमें एक एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि बायोसाइकोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं. सो इफ यू सी, बायोसाइकोलॉजी इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिसिप्लिन्स. एक तो आपका बायोलॉजी है और एक आपका साइकोलॉजी. सो बायोलॉजी में हम ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं, बॉडी पार्ट्स को, बॉडी फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं. एंड साइकोलॉजी में हम हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन के प्रोसेसेस को, हमारे बिहेवियर को स्टडी करते हैं. सो इन बायोसाइकोलॉजी व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज वी आर स्टडीइंग बोथ ऑफ दीज थिंग्स. और एक चीज का इम्पैक्ट दूसरे पे क्या होता है. सो देयर वाज अ फेमस पर्सन नोन एज ड्यूसबरी, जिनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग biopsychology is the scientific study of biology of behavior. Again, scientific study तो होगी ही because we will be conducting experiments over here, we will be doing research over here. यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारा behavior के पीछे की biology को study करते हैं. So if I am behaving in a particular manner, तो क्या मेरे कुछ bodily processes ऐसे हैं जो मेरे उस behavior को result कर रहे हैं, या क्या मेरी बॉडी में हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से मेरे कॉग्निशन पे, मेरे थिंकिंग एबिलिटीज पे, मेरे बिहेवियर पे कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है. जो सारे टॉपिक्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं बायोसाइकोलॉजी के अंडर. नाउ विद इन बायोसाइकोलॉजी टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर नर्वस सिस्टम. तो ये नर्वस सिस्टम क्या है, क्या ये कुछ इससे रिलेटेड है कि जो लोग बड़े नर्वस होते हैं उनके अंदर ये सिस्टम होता है? नो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत लोगों को लगता है नाम पढ़ के कि कुछ नर्वसनेस से रिलेटेड है, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू इट. नर्वस सिस्टम एक बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर नेटवर्क होता है. नेटवर्क ऑफ व्हाट? इट इज नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स. अब ये स्पेशलाइज्ड जो सेल्स हैं इनका एक पर्टिकुलर नाम होता है जो हम अगली स्लाइड में देख ही लेंगे. सो डोंट वरी, कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है. नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता लग ही जाएगा कि ये स्पेशलाइज्ड सेल्स का नाम क्या है. बट अभी के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नर्वस सिस्टम हमारे पूरा का पूरा नेटवर्क है. नेटवर्क जो इन स्पेशलाइज्ड सेल्स से बना हुआ है और यही सेल्स उसी नेटवर्क के अंदर इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं
टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन ब्रेन से अपने हैंड तक पहुंचानी है कि राइट नाउ आई नीड टू रेज माय हैंड, तो ये मेरे ब्रेन से मेरे हैंड तक आई विद द हेल्प ऑफ दी स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट है। या फिर अगर मैंने कोई गर्म चीज टच कर ली तो एकदम से मुझे अपना हाथ वहां से रिमूव करना है। सो फ्रॉम माय बॉडी पार्ट्स दैट इंफॉर्मेशन हैज टू अगेन गो टू सम बॉडी पार्ट जो मुझे इंस्ट्रक्ट करे कि मैं अपना हाथ वहां से रिमूव कर लूं। सो दिस काइंड ऑफ अ वर्क इज डन बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स और उन स्पेशलाइज्ड सेल्स का नाम है न्यूरॉन्स। ठीक है, सो द सरप्राइज हैज बीन ब्रोकन। आपको पता लग चुका है कि वो स्पेशलाइज्ड सेल्स क्या है, वो है न्यूरॉन्स। सो व्हाट आर न्यूरॉन्स? दे आर द बेसिक सेल्स ऑफ योर नर्वस सिस्टम। तो बहुत छोटी क्लासेस में लाइक 6th और 7th की बायोलॉजी में आप लोगों ने स्टडी किया होगा बॉडी की बेसिक यूनिट क्या होती है। बॉडी की बेसिक यूनिट होती है सेल, इजंट इट? सो न्यूरॉन्स भी एक तरीके के सेल होते हैं जो कि बेसिक यूनिट होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के। नाउ व्हाई डू यू थिंक न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम? बिकॉज जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो एक नेटवर्क है जिसके अंदर काम कौन कर रहा है? न्यूरॉन्स ही काम कर रहे हैं ना, बॉडी से इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रो ले जाने के लिए। सो देयरफॉर अगर न्यूरॉन्स ही नहीं होंगे तो नर्वस सिस्टम में काम कौन करेगा? So that is why neurons are your basic cells that are making up your nervous system, जो कि मैसेजेस नर्वस सिस्टम के अंदर ही रिसीव भी करते हैं, दूसरे बॉडी पार्ट्स को सेंड भी करते हैं। नाउ देयर इज अ लॉट मोर टू द नर्वस सिस्टम, जैसे कि CNS है, PNS है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके फर्दर डिविजन्स होते हैं। वो सारी बातें हम जब करेंगे जब इस चैप्टर 2 का पार्ट 2 का वीडियो रिलीज होगा, यानी कि कल, बिकॉज मंडे टू फ्राइडे वी आर स्टार्टिंग एवरी डे राइट एट 7 PM। ठीक है, चलिए अब न्यूरॉन्स का एक बेसिक सा डेफिनेशन तो आपको क्लियर है कि भाई न्यूरॉन्स का मतलब होता है कि वो बेसिक सेल्स जो हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है और मैसेजेस इधर से उधर ट्रांसमिट करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ योर न्यूरॉन्स। तो ये एक बड़ी अच्छी इमेज मुझे लगी थी जो आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझाने के लिए जरूरी है। ठीक है, अब न्यूरॉन, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इन आवर बॉडी दे लुक समथिंग लाइक दिस एज यू कैन सी इन द इमेज। अब आप बहुत सारे पार्ट्स देख रहे होंगे जो लेबल्ड हैं। लेट अस क्विकली स्टडी। पहले आप ये चीज सुनिए जो मैं बता रही हूँ। आफ्टर दैट मे बी यू कैन पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस न्यूरॉन। ठीक है, चलिए। सो न्यूरॉन में जो सबसे पहला पार्ट हमें देखना है वो है हमारा सोमा। तो इस सोमा को सेल बॉडी भी बोला जाता है, बिकॉज आफ्टर ऑल व्हाट इज अ न्यूरॉन? अ न्यूरॉन इज अ सेल। तो सेल की एक बॉडी भी होगी जिसके अंदर उसका न्यूक्लियस एकदम सेफ होगा। तो सोमा को सेल बॉडी भी कहा जाता है और सोमा बेसिकली न्यूरॉन को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि ये जो न्यूरॉन की पूरी शेप है वो मेंटेन रहे। ठीक है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है द पावर हाउस, सिमिलरली सोमा और द सेल बॉडी ऑफ दिस इंटायर न्यूरॉन इज लाइक अ पावर हाउस दैट इज सपोर्टिंग द न्यूरॉन। कोई भी अगर न्यूट्रिएंट्स है, कोई भी चीजें डिलीवर करनी है न्यूरॉन को, तो वो सेल बॉडी से होके ही आगे गुजर पाती है। ओके, एंड इनसाइड दिस सेल बॉडी इज योर न्यूक्लियस। तो हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है which is the central part of the cell, जिसमें important bodies present होती है, क्रोमोसोम, DNA present होता है, all of these things are present. तो सोमा या सेल बॉडी के अंदर अंदर आ जाता है आपका न्यूक्लियस। सो these are two parts. ये बहुत इजी पार्ट है, इसीलिए मैंने तुरंत सबसे पहले इस चीज को बताया, बिकॉज these are certain parts that you can relate to. 7th 8th क्लास में सेल्स के बारे में पढ़ा है तो न्यूक्लियस पता होगा, सेल बॉडी पता होगा। नया पार्ट है जो कि न्यूरॉन का होता है जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। तो ये जो आप ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, है ना, ये जो पर्पल कलर में आप बाहर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, उसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। नाउ डोंट थिंक कि न्यूरॉन का एक्चुअली पर्पल कलर या येलो कलर होता है, नथिंग लाइक दैट इज देयर। ये बस क्योंकि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में, तो कुछ ना कुछ फ्लूइड डाल के माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है ताकि क्लियरली हर पार्ट विजिबल हो। That is why this image is colored. Otherwise, neurons का as such purple, yellow, green, this color is not there. ठीक है? So dendrite क्या है? ये सारा का सारा जो आप पर्पल ट्री लाइक या ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, उसको हम बोलते हैं डेंड्राइट।
ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट? हमें सोमा या सेल बॉडी का फंक्शन तो पता है कि भाई न्यूरॉन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए सारे न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व करके रख रहे हैं एवरीथिंग। न्यूक्लियस का भी फंक्शन पता है, सारी इंपॉर्टेंट बॉडीज न्यूक्लियस के अंदर है। व्हाट अबाउट डेंड्राइट्स? तो डेंड्राइट क्योंकि एक ब्रांच की तरह फैली हुई है, तो डेंड्राइट का फंक्शन होता है कि जो और दूसरे न्यूरॉन्स बॉडी में प्रेजेंट है उन न्यूरॉन से मैसेजेस रिसीव करना। सो द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट इज टू रिसीव मैसेजेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी की भी बॉडी में सिर्फ एक ही न्यूरॉन प्रेजेंट हो। नो, देयर आर अ लॉट ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी एंड दे आर वेरी नियर बाय ईच अदर। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज देगा, फिर वो दूसरा तीसरे को देगा, लाइक दिस अ चेन इज फॉर्म एंड फाइनली अ मैसेज इज रीच्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन आवर बॉडी। सो द वर्क ऑफ डेंड्राइट्स इज टू रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द अदर सराउंडिंग न्यूरॉन्स। अब डेंड्राइट्स ने मैसेज रिसीव कर लिया, वो मैसेज अंदर आएगा, तो सबसे पहले सोमा यानी कि सेल बॉडी उस मैसेज को देखेगी कि क्या मैं इसको आगे भेजूं या ना भेजूं। इफ द सोमा सेज ओके दिस मैसेज कैन पास ऑन, पास अहेड, तो फिर वो मैसेज आगे जाता है। नाउ बिफोर सीइंग दिस येलो स्ट्रक्चर, आप अगर देख पा रहे होगे तो ये पर्पल लाइन येलो स्ट्रक्चर के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह जा रही है। इफ यू फॉलो दिस लाइन, है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। So this entire tube-like structure is known as your axon. ये जो पूरा सोमा से शुरू होता हुआ एंड तक जो आपका जा रहा है like this, that is your axon. वो येलो पार्ट को currently you can ignore. Beneath the yellow part, that tube-like structure is known as axon. और axon का काम क्या होता है कि डेंड्राइट ने जो मैसेज रिसीव किया था, जो सिग्नल रिसीव किया था, और सोमा ने फिर उसे ओके कर दिया था दैट यस दिस सिग्नल कैन गो फॉरवर्ड, तो उस न्यूरल इंपल्स, उस मैसेज को हम न्यूरॉन्स की भाषा में क्या कहते हैं? न्यूरल इंपल्स। सो उस न्यूरल इंपल्स को सोमा से यानी कि न्यूरॉन की सेल बॉडी से दूर ले जाने के लिए एक्सॉन जैसी एक ट्यूब बनी है, ताकि वो मैसेज न्यूरॉन की एक ही जगह पे अटक ना जाए, वो मैसेज आगे फ्लो करे। सो द मैसेज इज बेसिकली फ्लोइंग थ्रू योर एक्सॉन। ठीक है, अब हमें एक्सॉन का फंक्शन अगर समझ आ गया है तो हम इस येलो पोर्शन पे भी कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। सो जो हमारी एक्सॉन होती है, मोस्ट ऑफ द एक्सॉन्स इन आवर बॉडी आर कवर्ड बाय थिंग नोन एज माइलिन शीथ। ठीक है, ये माइलिन शीथ क्या है? एक बेसिकली शीथ है, एक लेयर है। ये जो आप येलोइश लेयर देख पा रहे हो, एक लेयर है जो हमारे एक्सॉन्स को कवर करती है। And this myelin sheath is made up of myelinated fibers. फायदा क्या है? क्यों कवर कर रही है भाई एक्सॉन को? क्या एक्सॉन को ठंड लग रही है कि उसको ये फाइबर्स की शीट कवर करानी पड़ रही है? नो, माइलिन शीट का फंक्शन क्या होता है कि ये जो न्यूरल इंपल्स ट्रैवल कर रहा है, जो ट्रांसमिट कर रहा है न्यूरल इंपल्स, उसकी स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो सके। तो उस न्यूरल इंपल्स को स्पीड अप करने के लिए द माइलिन शीट इज इंपॉर्टेंट एंड इट कवर्स द एक्सॉन्स ऑफ सम ऑफ द न्यूरॉन्स इन आवर body. ठीक है, now here there is another term that is known as node of Ranvier. Node of Ranvier is nothing but the small bumps that you are seeing between the myelin sheaths. तो आप ये देख पा रहे होंगे कि माइलिन शीट कंप्लीटली एक्सॉन को कवर नहीं कर रही है, बीच बीच में कुछ बम्प्स हैं, बीच बीच में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे एक्सॉन विजिबल है। ठीक है, तो वो प्लेसेस, वो bumps, they are known as node of Ranvier. The only reason why these bumps are there is to increase the surface area and to smoothen the process of transmission. ऐसे जाए, smoothen करे process को, transmission को। ठीक है, so अभी तक the structure of neuron क्या हुआ है? डेंड्राइट ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन लिया। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन सोमा या सेल बॉडी ने ओके किया, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। फिर वो इंफॉर्मेशन आपके एक्सॉन से ट्रैवल होएगी। एक्सॉन किससे कवर्ड है? माइलिन शीट से, जो कि उस न्यूरल इंपल्स के ट्रांसमिशन को स्पीड अप करेंगे। एंड बीच में बम्प्स हैं जिनको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, जो कि थोड़ा स्पेस इंक्रीज करेंगे। ओके, नाउ फाइनली द लास्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ योर न्यूरॉन इज द एक्सॉन टर्मिनल। टर्मिनल हम बोलते हैं ना, कभी कभी एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल इलनेस, दैट मीन्स दिस इज एंडिंग। अब इसके आगे कुछ नहीं है, एंड है ये। सो एक्सॉन टर्मिनल क्या है कि आपका जो पूरा का पूरा एक्सॉन चल रहा था वो उस एक्सॉन का एंड है और न्यूरॉन का भी एंड है।
सो एक्सॉन टर्मिनल पे प्रेजेंट होती है नर्व एंडिंग्स। तो यहाँ पे भी यू कैन सी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, पर ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर डेंड्राइट्स नहीं है, रादर दे आर द नर्व एंडिंग्स और एक्सोनल एंडिंग्स। और यहाँ से फिर वो जो इंफॉर्मेशन या वो जो न्यूरल इंपल्स ट्रैवल होता हुआ आ रहा था वो बाहर चला जाएगा दूसरे न्यूरॉन के पास। सो ये जो प्रोसेस है कि कैसे वो दूसरे न्यूरॉन के पास जा रहा है उसको भी हम थोड़ी सी देर में ही समझने वाले हैं, बट फॉर दिस स्लाइड we have covered the structure of neuron. Now if you want you can pause the video, you can draw the structure of neuron in your notebook and write the function of each of these parts. ठीक है, चलिए now let us move forward. अब एक छोटी सी टर्म है जो इवन दो आपके सिसरेली की बुक में प्रेजेंट नहीं है, बट आई वांट यू ऑल टू नो अबाउट दिस, दैट इज साइनैप्स। तो ये जो साइनैप्स है ये तीन चीजों से बना होता है। द थ्री थिंग्स आर प्री-साइनैप्टिक न्यूरॉन, साइनैप्टिक क्लेफ्ट एंड योर पोस्ट-साइनैप्टिक न्यूरॉन। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट इन आवर बॉडी देयर आर अ लॉट ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर प्रेजेंट एंड द इंफॉर्मेशन इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। अब एक न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है वो डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, और जो दूसरा इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है वो भी डेंड्राइट से रिसीव करेगा। बट जो पहला न्यूरॉन है जिसने डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन रिसीव की वो इस इंफॉर्मेशन को आगे भेजेगा हमारे एक्सॉन टर्मिनल से या टर्मिनल एंडिंग से, और दूसरा न्यूरॉन तुरंत उसके बाद होगा अपने डेंड्राइट्स लेके। सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस इमेज, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सॉन है, फर्स्ट न्यूरॉन है, और ये आपका सेकेंड न्यूरॉन है। सो द फर्स्ट न्यूरॉन इज योर प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, और जो आपका सेकेंड न्यूरॉन है पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन है। तो फर्स्ट न्यूरॉन में अगर हम क्विकली लेबल करने की कोशिश करें तो ये हमारे डेंड्राइट्स है, ये पूरा एक्सॉन है, और लास्ट में ये जो आप देख पा रहे हो ये क्या है, इसके टर्मिनल बटन्स या एक्सॉन टर्मिनल्स। और जो सेकेंड न्यूरॉन्स है यानी कि आपका जो पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और उसके आगे की बॉडी इस इमेज में हमने दिखाई नहीं हुई बिकॉज दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ फॉर अस, ठीक है। तो साइनैप्टिक क्लेफ्ट ये जो बीच में आ रहा है, साइनैप्टिक क्लेफ्ट इज नथिंग बट अ गैप बिटवीन द न्यूरॉन्स। तो जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनके बीच एक बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, सो मच माइक्रोस्कोपिक कि वो जो उसका गैप है दैट इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली 20 नैनोमीटर्स। सो यू कैन इमेजिन हाउ स्मॉल, हाउ माइक्रोस्कोपिक दैट स्पेस। जो दो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच की स्पेस, वो उस स्पेस को, उस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट, और उस गैप से पहले आने वाले न्यूरॉन को हम बोलते हैं प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन बिकॉज इट इज बिफोर द साइनैप्टिक क्लेफ्ट, एंड उस गैप के बाद में आने वाले या आगे आने वाले न्यूरॉन को हम बोलते हैं पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन बिकॉज इट इज कमिंग आफ्टर द साइनैप्स। तो टुगेदर ये जो प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन है, साइनैप्टिक क्लेफ्ट है और पोस्ट साइनैप्टिक, इन सबको मिला के बोला जाता है साइनैप्स, ठीक है। दिस इज क्लियर फॉर अस कि साइनैप्स का मतलब क्या है। तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने बात की है कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है। अब हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स नहीं होते, जो अभी तो हमने डिस्कस कर लिए न्यूरॉन्स, बट दे आर नॉट ओनली टाइप ऑफ सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। वी आल्सो हैव अनदर टाइप ऑफ सेल जिनको हम बोलते हैं ग्लियल सेल्स। तो ग्लियल सेल्स का लिटरल ट्रांसमिशन या लिटरल ट्रांसलेशन इफ आई से इज फॉरगॉटन सेल्स। सो लिटरल मीनिंग ऑफ दिस टर्म ग्लिया और न्यूरोग्लिया इज टू हैव फॉरगॉटन, ठीक है। तो ग्लियल सेल्स का मतलब क्या है, दीज आर द फॉरगॉटन सेल्स व्हिच एवरीबॉडी हैज फॉरगॉटन टू स्पीक अबाउट, टू टॉक अबाउट। सब लोग न्यूरॉन्स के गुणगान गाते रहते हैं, एवरीबॉडी प्रेजेस द न्यूरॉन्स एंड द फंक्शन दे डू, बट व्हाटएवर neurons do would not have been possible without the existence of your glial cells. अगर glial cells नहीं होते तो neurons की existence भी difficult हो जाती। So here you can see 4 important functions that your glial cells do for the neurons. सबसे पहले वो neurons को support provide करते हैं so that they can grow, ठीक है। तो glial cells they are also providing a sort of a structural support टू द न्यूरॉन्स, ताकि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो अच्छे से ग्रो हो सके। सेकेंडली ग्लियल सेल्स डिलीवर न्यूट्रिएंट्स। तो किसी भी सेल को फंक्शन करने के लिए खाना तो चाहिए,
दे रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स टू सर्वाइव, तो वो न्यूट्रिएंट्स न्यूरॉन्स को कौन पहुंचाता है? ग्लियल सेल्स। तो ग्लियल सेल्स उनको स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उनको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। देन ग्लियल सेल्स आर द वन व्हिच आल्सो प्रोड्यूस दिस माइलिन शीथ। रिमेंबर जस्ट अ फ्यू मिनट्स बैक वी हैव टॉक्ड अबाउट द माइलिन शीथ, जो कि एक्सॉन को कवर करता है, न्यूरल ट्रांसमिशन की स्पीड को स्पीड अप करता है। सो ये जो माइलिन शीथ न्यूरॉन्स को मिल रहा है, न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स को मिल रहा है, वो कौन दे रहा है? ग्लियल सेल्स दे रहे हैं। And then glial cells also help in the cleaning up of waste products and cleaning up of dead neurons. कोई न्यूरॉन अगर मर चुका है, so that is equivalent to a waste now. So उसको clear up करना हमारे body के उस space से is very important. So that cleaning up and removal of the waste products is also done by cells. So just by hearing the functions, you might have got a good idea about how important these glial cells are. स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स भी दे रहे हैं, माइलिन शीथ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वेस्ट भी क्लीन अप कर। नाउ रिलेटेड टू द माइलिन शीथ ओनली, देयर इज वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, कहीं भी अच्छे से हाईलाइट करके इसे अपने नोटबुक में लिखो। ये दो तरीकों के ग्लियल सेल्स हैं जो माइलिन शीथ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, हमने अभी देखा ग्लियल सेल्स क्या कर रहे हैं? माइलिन शीथ के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, जो न्यूरॉन्स के ऊपर होते हैं, एक्सॉन्स के ऊपर। So there are two types of glial cells that are involved in it. One is the oligodendrocytes and the second one is the Schwann cells. तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, I've already told you नर्वस सिस्टम में क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक पार्ट होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक पार्ट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो सारे बॉडी पार्ट्स आते हैं which are except the brain and the spinal cord, सारे बॉडी पार्ट्स। ठीक है, that is your periphery of the body। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझना है, बिकॉज पार्ट 2 में anyway हम इस सब चीजों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट जो कि एक टाइप का ग्लियल सेल है, वो माइलिन शीथ प्रोड्यूस करता है उन न्यूरॉन्स के लिए जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। सो यानी कि द न्यूरॉन्स दैट आर अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन, दैट आर अ पार्ट ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड, उन न्यूरॉन के एक्सॉन्स की माइलिन शीथ कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ओलिगोडेंड्रोसाइट, जो कि क्या है? एक टाइप का ग्लियल सेल। सिमिलरली न्यूरॉन्स तो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी होंगे, उन न्यूरॉन्स के एक्सॉन को भी माइलिन शीथ चाहिए होगी। सो द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरोनल एक्सॉन्स हैं, उनके लिए माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं श्वान सेल्स। So these are the two names that I will request all of you to write it down and always remember: oligodendrocytes, myelin sheath for neurons of CNS, central nervous system, and Schwann cells, myelin sheath for neurons of PNS, that is your peripheral nervous system. ठीक है, so with this we have completed the cell वाला portion, यानी कि आपके glial cells और आपके neuronal cells. Now we'll talk about another important term. One is the resting membrane potential and another one is your action potential. So सबसे पहले देखते हैं ये resting membrane potential क्या होता है। ठीक है, so potential in general indicates कि कोई ना कोई charge present है। अब resting membrane potential क्या होता है? अब हमारे न्यूरॉन्स एक मशीन है, ऐसा तो नहीं है कि उस मशीन को मैं 24/7 चलाती रहूंगी। There will come a time when my neurons also need rest, कि मेरे न्यूरॉन्स को भी थकावट हो गई है काम करते करते, तो उनको भी चाहिए कि भाई थोड़ी देर बैठना है, थोड़ी देर रेस्ट करनी है। सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो फेज होता है एक न्यूरॉन का, या वो पोटेंशियल होता है एक न्यूरॉन का व्हेन द न्यूरॉन इज नॉट फायरिंग एनी न्यूरल इंपल्स एट ऑल, और वो कंप्लीटली रेस्ट कर रहे हैं। न्यूरल इंपल्स क्या है? वही मैसेज जो डेंड्राइट लेता है, सोमा के पास आता है एक्सॉन के थ्रू और एक्सोनल एंडिंग तक। बिकॉज न्यूरॉन का अल्टीमेटली काम तो यही है ना कि मैसेज रिसीव करो, अपने बॉडी के थ्रू उसको लेके जाओ और बाहर दूसरे न्यूरॉन को दे दो, या बॉडी पार्ट तक वो मैसेज पहुंचा दो। Isn't it? So this is the work. But if the neuron is at rest, that means the neuron is not doing that work. So that means the neuron is having rest, and at that point of time, the potential is known as resting membrane potential, यानी कि वो स्टेट एक न्यूरॉन का जब वो कोई भी न्यूरल इंपल्स फायर नहीं कर रहा है, कोई भी मैसेजेस वो बाहर रिलीज नहीं कर रहा है। ठीक है, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब एक न्यूरॉन रेस्ट
पे होता है तो न्यूरॉन के अंदर का चार्ज जो है वो ज्यादा नेगेटिव होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड. सो इफ आई ड्रॉ अ वेरी वेरी सिंपल इमेज, सपोज ये सर्कल आपका न्यूरॉन है और न्यूरॉन अभी रेस्ट पे है, वो कोई न्यूरल इंपल्स फायर नहीं कर रहा है, कोई मैसेजेस वो फायर नहीं कर रहा है, तो न्यूरॉन के अंदर का जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा बाहर के कंपैरिजन. बाहर थोड़ा कम नेगेटिव होगा एज कंपेयर टू इनसाइड. ठीक है. हाउ कैन यू रिमेम्बर दिस थिंग? यू नो क्लीशे हो सकता है, पर इस चीज से आप रिमेम्बर कर सकते हो कि मोस्टली वी एज ह्यूमंस जब हम रेस्ट करते हैं तो हमें बड़ी गिल्ट की फीलिंग आती है कि नहीं यार रेस्ट नहीं करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, वर्क करना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए. सो वी फील नेगेटिव फ्रॉम इनसाइड. Like this you can remember. ठीक है. Even though this is not true, rest is important for us, but resting membrane potential में न्यूरॉन ये बात समझ नहीं पा रहा और वो अंदर से ज्यादा नेगेटिव हो जाता है बाहर के कंपैरिजन. This is your resting membrane potential. But as soon as the neuron wakes up, ठीक है, जैसे ही दूसरा न्यूरॉन उसको हिट करता है कि अबे वो सुन, ये मैसेज है, तुरंत आगे ट्रांसमिट करना है, तो क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल होता है. न्यूरॉन एकदम से एक्शन में आ जाता है और वो न्यूरल इंपल्स रिलीज करना शुरू कर देता है. वो एकदम से जग जाते हैं कि अरे 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 मुझे तो मैसेज आगे ट्रांसमिट करना है. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो चार्ज है वो चेंज हो जाता है. अभी तो इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन और इनसाइड ऑफ द सेल वाज मोर नेगेटिव, but now inside of the cell becomes more positively charged than outside. Why? Because the neuron is working. The neuron is in action. तो उसे अच्छा लगता है, उसे खुशी होती है अंदर ही अंदर की चलो मैंने काम किया. ठीक है. सो रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या था? रेस्ट पे है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए अंदर से नेगेटिव लग रहा है. और आपके एक्शन पोटेंशियल में क्या है? एकदम से काम किया जा रहा है, न्यूरल इंपल्स रिलीज की जा रही है, वही उसका काम है, तो अंदर से पॉजिटिव महसूस होता है. अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट आर न्यूरॉन्स दे फायर. फायर क्या करें? कोई गोली मार रहे हैं क्या? नो. फायर का मतलब है न्यूरल इंपल्स को रिलीज करना. ठीक है. तो न्यूरॉन्स दे फायर और दे रिलीज द मैसेज इन एन ऑल और नन फैशन. ऑल और नन फैशन का मतलब है कि या तो वो पूरा का पूरा मैसेज आगे ट्रांसमिट करेंगे, रिलीज करेंगे, या फिर वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे. ऐसा नहीं कि आधी अधूरी बात आगे भेज दी और थोड़ी बात अपने पास रख ली. नो, they will not do this. They will do either complete work, या तो पूरा का पूरा एकदम एक ही दिन में कमरा साफ हो जाएगा, या फिर एक कपड़ा उठा के नहीं रखा जाएगा. ठीक है. So that is the way in which the neurons are functioning, in which the neurons are working. ठीक है. चलिए. So यहाँ पे एक चीज मुझे आपको दिखानी है. I'll show you in a while. उससे पहले हम समझ लेते हैं न्यूरोट्रांसमिशन क्या है. ठीक है. न्यूरोट्रांसमिशन से रिलेटेड ही वो चीज है. न्यूरोट्रांसमिशन क्या है? बेसिकली और प्री साइनेप्टिक न्यूरोनल टर्मिनल हैज योर साइनेप्टिक वेसिकल्स. बड़ी कंफ्यूजिंग लाइन हो गई साक्षी, है तो क्या बता दिया तुमने. ठीक है. सो बेसिकली इफ यू रिमेम्बर कुछ मिनट पहले हमने साइनेप्स के बारे में बात किया था. साइनेप्स में 3 चीजें थी: प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. और न्यूरॉन का काम क्या है कि वो जो डेंड्राइट से मैसेज या न्यूरल इंपल्स लेके आ रहा है, उस न्यूरल इंपल्स को वो अपने एक्सॉन टर्मिनल्स तक लाके दूसरे एक्सॉन को देना चाहता है. तो वो कैसे देगा? अब जो हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरोनल टर्मिनल होता है, यानी कि जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट या गैप से पहले वाला न्यूरॉन था, उसके जो टर्मिनल एंडिंग्स हैं, उन टर्मिनल एंडिंग्स में एक चीज प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स. और इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर पैक्ड होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर्स? वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम इन डिटेल इन दिस वीडियो ओनली. पर अभी के लिए आपको समझाने के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं केमिकल मैसेंजर्स. दे आर अ फॉर्म ऑफ अ केमिकल मैसेंजर जो कि इस न्यूरॉन से रिलीज होके दूसरे न्यूरॉन तक उसी इंफॉर्मेशन को दे देंगे. ठीक है. तो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए वो इंफॉर्मेशन या वो न्यूरल इंपल्स ट्रांसमिट होता है. ओके. तो अब इस चीज को मैं एक डायग्राम से दिखाती हूँ. हैव अ लुक एट दिस डायग्राम. ठीक है. ये जो नंबर 1 है, आई एम लेबलिंग इट एज 1. दिस इज योर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, जो कि पहले वाला न्यूरॉन था ना हमारा उस डायग्राम में. और ये जो नंबर 2 है, ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, जो कि साइनेप्टिक लेफ्ट के बाद था. और बीच में ये जो थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा है, उसको हम बोल देते हैं साइनेप्टिक लेफ्ट. अब डायग्राम में है, आपको दिखाना है, इसीलिए गैप इतना बड़ा दिख रहा है. अदरवाइज वी ऑल नो इट इज वेरी माइक्रोस्कोपिक.
अब जो प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन है यानी कि न्यूरॉन नंबर 1, उसके तो एक्सॉन का टर्मिनल फेस कर रहा होगा इस गैप के टूवर्ड्स, क्योंकि उसका तो भाई एंड है, वो तो अपना मैसेज बाहर निकालना चाहता है। और जो दूसरा न्यूरॉन है पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन, उसके डेंड्राइट्स फेस करेंगे साइनाप्टिक लेफ्ट के टूवर्ड्स, क्योंकि उसे तो मैसेज रिसीव करना है, तो डेंड्राइट रिसीव करेंगे उसके उस मैसेज को, इजंट इट? So the axon terminal of your first neuron of your presynaptic neuron has these synaptic vesicles. ये जो सर्कल सर्कल आपको दिख रहा है, ये सर्कल सर्कल आपके साइनाप्टिक वेसिकल्स हैं जो एक्सॉन टर्मिनल के अंडर प्रेजेंट होते हैं। और इन साइनाप्टिक वेसिकल्स के अंदर ही होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, जो ब्लू ब्लू सर्कल्स दिख रहे हैं, these are your neurotransmitters over here. सो लाइक एसिटाइलकोलिन हो गया, डोपामीन हो गया, ग्लूटामेट हो गया, तो ये अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, तो फिर जैसे ही उस एक्सॉन के पास होते हुए, उस न्यूरॉन के एक्सॉन से पास होते हुए न्यूरल इंपल्स आ रहा है, वो आके एक्सॉन टर्मिनल में इन साइनाप्टिक वेसिकल्स को पुश करेगा, इनके ऊपर प्रेशर डालेगा कि इस मैसेज को आप आगे ट्रांसमिट करो। सो साइनाप्टिक वेसिकल के ऊपर प्रेशर आता है, सो दे बर्स्ट ओपन। ठीक है, साइनाप्टिक वेसिकल टूट जाता है, टूट जाता है तो क्या होता है, हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे देखो, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाते हैं। नाउ दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज इन द साइनाप्टिक लेफ्ट। ये जो गैप है न्यूरॉन्स के बीच में, उसके अंदर तैर रहे हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स। एंड फाइनली जो दूसरा न्यूरॉन है जिसके डेंड्राइट्स एकदम बेसब्र है कि फटाफट मैसेज दो, फटाफट मैसेज दो, उस न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर, उसके डेंड्राइट्स के ऊपर बेसिकली रिसेप्टर्स होते हैं। You can see these things that I'm highlighting on the image. ठीक है, ये रिसेप्टर्स होते हैं, इन रिसेप्टर्स पे जाके वो न्यूरोट्रांसमीटर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, these neurotransmitters they attach onto these receptors of the postsynaptic neuron के dendrites, and then the neurotransmission happens. This is what is known as neurotransmission, कि न्यूरल इंपल्स जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे। क्लियर? This is what I wanted to share with you in the process of neurotransmission. अब न्यूरोट्रांसमिशन में हमारे को दो चीजें और समझनी है, एक है एक्साइटेटरी साइनाप्स और एक है इनहिबिटरी साइनाप्स। साइनाप्स क्या था, यही कि ये जो तीनों चीजें मिलके कुछ ना कुछ काम कर रही है ना। अब एक्साइटेटरी साइनाप्स क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर कॉजेज द रिसीविंग सेल टू फायर। ओके, अब मैंने जैसे पहले आपको बताया कि जो आपका पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन है उस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जिसपे न्यूरोट्रांसमीटर जाके अटैच होगा। सो एक्साइटेटरी कब होगा, अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी है नेचर में, तो वो दूसरे सेल पे जाके अटैच होगा और उस सेल को भी फोर्स करेगा कि तुम भी फटाफट फायर करो, रेस्ट करने का टाइम नहीं है, जस्ट फायर द मैसेज, इस मैसेज को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो वो एक्साइटेटरी होता है नेचर में। लेकिन अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर नेचर में इनहिबिटरी हुआ, सो व्हाट इट विल डू, it will go onto the dendrite of the postsynaptic neuron, उस पे रिसेप्टर्स हैं, वो उन रिसेप्टर्स पे अटैच हो जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर, और अटैच होके उस सेल को रेस्ट करने देगा, बोलेगा दैट जस्ट रेस्ट एंड स्टॉप फायरिंग, अब आगे न्यूरल इंपल्स फायर करने की जरूरत नहीं है। सो दैट विल बी अ काइंड ऑफ इनहिबिटरी साइनाप्स। सो दीज आर द टू पॉसिबल साइनाप्सेस दैट कैन बी देयर। ठीक है, एक्साइटेटरी भी हो सकता है नेचर में, इनहिबिटरी भी हो सकता है नेचर में। ओके, अब दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो समझ लेते हैं, एक है आपका एंटागनिस्ट और एक है आपका एगनिस्ट। ठीक है ना, व्हाट डू वी मीन बाय एंटागनिस्ट एंड एगनिस्ट? एंटागनिस्ट वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी सेल का रिस्पॉन्स टू द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर उसको रिड्यूस कर देते हैं। दैट मीन्स कि यूजुअल केसेस में तो क्या होता है कि वो जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं आपके डेंड्राइट्स पे, आपके सेकेंड नंबर के न्यूरॉन यानी कि पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, न्यूरोट्रांसमीटर उन रिसेप्टर्स पे जाके अटैच होते हैं और आगे का प्रोसेस होता है। बट इफ बाय चांस न्यूरोट्रांसमीटर के अटैच होने से पहले उस न्यूरोट्रांसमीटर का एंटागनिस्ट जाके उस रिसेप्टर पे अटैच हो जाए, सो व्हाट विल हैपन, अब अगर न्यूरोट्रांसमीटर भी आके अटैच होने की कोशिश करेगा, so the cell will not be able to remove the antagonist and let the neurotransmitter in, और वो सेल फिर कोई काम भी नहीं कर पाएगा आगे। ठीक है, बिकॉज एंटागनिस्ट वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के एक्शन को रेड्यूस या ब्लॉक कर देते हैं। वो सेल जो है अब न्यूरोट्रांसमीटर के टूवर्ड्स रिएक्ट नहीं कर पाता। On the other hand, we have certain good chemical substances also. ऐसा नहीं है सारे बुरे बुरे chemical substances present हैं,
कुछ अच्छे केमिकल सब्सटेंसेस भी हैं जैसे कि एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होते हैं? ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट को मिमिक करते हैं। तो अगर बाय चांस न्यूरोट्रांसमीटर से पहले आगे रिसेप्टर सेल्स पे एगोनिस्ट आके अटैच हो गए, so what will happen? They will not block, they will not reduce the activity of cell, rather वो वही एक्टिविटी उस सेल से करवाएंगे जो शायद एक अटैच होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर कराता। सो सपोज इफ द न्यूरोट्रांसमीटर दैट वाज सपोज्ड टू कम इज एक्साइटेटरी इन नेचर, सो दीज एगोनिस्ट विल आल्सो excite the cell, यानी कि increase the activity of cell and tell the cell to release a neural impulse. And suppose the neurotransmitter that was to be attached is inhibitory in nature, तो ये एगोनिस्ट आके भी उसी न्यूरोट्रांसमीटर को मिमिक करेंगे, उसी की कॉपी करेंगे और आके सेल की एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे एंड दे विल आल्सो टेल द सेल कि कोई न्यूरल इंपल्स रिलीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट, हर एक न्यूरोट्रांसमीटर के अपने खुद के एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट होते हैं। ओके, चलिए, तो अब हमने काफी सारी मेजर चीजें कवर कर ली है आज की वीडियो में, और लास्ट जो मेजर चीज हमारी आज की वीडियो में कवर करनी बची है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप यू गाइज आर नॉट टायर्ड। आप लोगों ने खुद ही मुझे बोला है कि मैम लंबी वीडियो चाहिए, हमें बैठ के जम के पढ़ना है, सो आई एम क्रिएटिंग दोज लंबी वीडियोस फॉर यू। ठीक है, आई एम क्रिएटिंग द लॉन्ग वीडियोस विद द होप दैट यू विल वॉच देम टिल द एंड। ओके, चलिए, सो न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यू ऑलरेडी रिसीव्ड। व्हाट आर दे? दे आर केमिकल मैसेंजर्स जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। चलिए, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहला न्यूरोट्रांसमीटर जो आइडेंटिफाई किया गया था, द फर्स्ट एवर न्यूरोट्रांसमीटर दैट वाज आइडेंटिफाइड इज एसिटाइलकोलिन। ठीक है, एसिटाइलकोलिन को कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है ACH, एंड दिस वाज द फर्स्ट टू बी आइडेंटिफाइड। क्या रोल है, किन चीजों में इन्वॉल्व है एसिटाइलकोलिन? सो इट इज इन्वॉल्व इन आवर अराउजल। अराउजल मतलब एकदम से जब आप एक्टिव होते हो, जब जाते हो, यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन योर एनवायरमेंट। ठीक है, सो आपके अराउजल में इन्वॉल्व है एसिटाइलकोलिन। अटेंशन के जो प्रोसेसेस होते हैं, मेमोरी जो होती है कि कोई चीज याद रखना, कोई चीज वापस से मेमोरी में लेके आना, सो वो जो प्रोसेसेस हैं, हमारे जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसमें भी एसिटाइलकोलिन के न्यूरोट्रांसमीटर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट एसिटाइलकोलिन इज इन्वॉल्वड इन? हमारे अराउजल की एबिलिटी में, अटेंशन पे करने की एबिलिटी में, मेमोरी में, मसल कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी में। नाउ इफ इन आवर बॉडी द लेवल्स ऑफ एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर्स आर लो, तो हो सकता है हम आगे जाके अल्जाइमर्स डिजीज डेवलप कर लें। अल्जाइमर्स डिजीज इज रिलेटेड टू मेमोरी लॉस, जहां पे इवेंचुअली मेमोरी लूज होती जाती है और इंसान भूलता जाता है कि क्या है, क्या चीज है, फॉरगेटिंग। सो यू कैन सी एसिटाइलकोलिन का रोल मेमोरी में है, एंड सिमिलरली अगर ये रिड्यूस हो जाएंगे हमारे बॉडी में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो हमारी मेमोरी पे इम्पैक्ट आएगा, है ना। So low levels of acetylcholine can lead to Alzheimer's disease. This is also something that you have to remember. एग्जाम के MCQs में ये चीजें भी पूछ ली जाती है कि अगर लो लेवल किस न्यूरोट्रांसमीटर के लो लेवल अल्जाइमर्स डिजीज के टुवर्ड्स जा सकते हैं, सो एसिटाइलकोलिन। अनदर न्यूरोट्रांसमीटर द फेमस ऑफ ऑल, जिसके बारे में जरूर आप लोगों ने सुना होगा, यू नो, द डोपामिनर्जिक रश एंड एवरीथिंग। सो द नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर इज योर डोपामिन। डोपामिन क्या है? आपका हैप्पी हार्मोन है। इट इज इन्वॉल्व्ड इन द सेंसेशंस ऑफ प्लेजर। इट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। सो हमारी बॉडी मूवमेंट्स के कंट्रोल में थोड़ा बहुत डोपामिन का रोल होता है, और डोपामिन का रोल हमारे प्लेजर वाले सेंसेशन को फील करने में भी होता है। सो इफ डोपामिन इज इन लो लेवल्स इन आवर बॉडी, सो पार्किंसंस डिजीज हो सकता है। इट माइट आल्सो लीड टू डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स बिकॉज लॉस ऑफ प्लेजर हो जाएगा अगर डोपामिन कम है तो। ठीक है, पार्किंसंस डिजीज बिकॉज डोपामिन का रोल आपके मूवमेंट में है, और पार्किंसंस डिजीज एक ऐसा डिजीज है जो कि मूवमेंट पे इम्पैक्ट डालता है एक इंडिविजुअल के। ट्रेमर्स हो सकते हैं और भी चीजें हो सकती है। ठीक है, और अगर डोपामिन के लेवल हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, जितने होने नहीं चाहिए, सो इट माइट लीड टू सर्टेन एपिसोड्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, सो एसिटाइलकोलिन हमने देखा, डोपामिन हमने देखा। अनदर न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज आल्सो देयर इन आवर बॉडी इज योर सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन को हम 5-HT के नाम से भी जानते हैं।
सेरोटोनिन का रोल होता है हमारी स्लीप में, ठीक है, हमारे जो स्लीप के प्रोसेसेस होते हैं, हमारे मूड रेगुलेशन में, एंजाइटी में भी कहीं ना कहीं सेरोटोनिन का थोड़ा बहुत रोल है। और हमारी जो एपेटाइट होती है कि कैसी भूख लग रही है नहीं लग रही है, उसमें भी सेरोटोनिन का रोल होता है। सो सेरोटोनिन के अगर लो लेवल्स होंगे इट माइट लीड टू डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। हाउएवर अभी जो करंट रिसर्चेस हुई हैं वो रेफ्यूट करती हैं इस चीज को, वो बोलते हैं कि नहीं सेरोटोनिन का नहीं है, बट जो प्रीवियस रिसर्च हो चुके हैं दे डू सपोर्ट दिस थ्योरी, ठीक है। सो एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन। दूसरे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं वो है नंबर 4 पे ग्लूटामेट एंड नंबर 5 पे गाबा, इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी चीजें पढ़ते हैं। ग्लूटामेट हमारी बॉडी का मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। सो थोड़ी देर पहले हमने एक्साइटेटरी साइनाप्स, इनहिबिटरी साइनाप्स पढ़ा था ना, उसमें हम पढ़ रहे थे न्यूरोट्रांसमीटर अगर आके अटैच हो जाता है वो न्यूरॉन को एक्साइट कर सकता है, तो एक्साइटेटरी साइनाप्स, और अगर आके अटैच हो जाता है न्यूरॉन को इनहिबिट कर देता है तो इनहिबिटरी साइनाप्स। तो ग्लूटामेट वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारी बॉडी का एक मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। और गाबा वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारी बॉडी का मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। हमारी जो भी एकदम एंजाइटी रिस्पॉन्सेज होते हैं उन्हें इनहिबिट करने की कोशिश करता है, बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। और ग्लूटामेट एकदम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। सो दीज आर द टू न्यूरोट्रांसमीटर्स यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर। ग्लूटामेट क्या है? मेजर एक्साइटेटरी। गाबा क्या है? मेजर इनहिबिटरी। अब ग्लूटामेट का रोल और भी होता है बिसाइड्स बीइंग एक्साइटेटरी nature. It is also involved in your learning processes, memory processes और synaptic plasticity में भी involved है। Synaptic plasticity क्या है? हमारे brain की ability to adapt to new situations, तो उस process में भी glutamate का role है, ठीक है। So these are your major 5 neurotransmitters that you need to know about. इन्हें अपनी notebook में flowchart के form में या definition के form में लिख के जरूर रखिए, ओके ओके। चलिए, आई विल नॉट एक्सटेंड द वीडियो वेरी फर्दर, बस एक छोटी सी चीज और डिस्कस करनी है, वो है न्यूरोपेप्टाइड्स। तो न्यूरोपेप्टाइड्स क्या होते हैं? ये एक सब्सटेंसेस का ग्रुप होते हैं, इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं जो एक ग्रुप बनाते हैं जो एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ही एक्ट करते हैं, ठीक है। ये कोई बड़ी डिफरेंट सी चीज नहीं है, बस अलग अलग सब्सटेंसेस का एक ग्रुप बनता है जो एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करते हैं। और जो दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी बॉडी में है लाइक द 5 स्टडीड राइट नाउ, उनके एक्शंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स, ओके। नाउ one of the neuropeptide that is there in our body is known as endorphins. Always remember, अभी जो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट उसको, एंडोर्फिन्स एक सेट ऑफ न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में है। ये क्या है? ये होते हैं पेन कंट्रोलिंग केमिकल्स। तो हमारी बॉडी के जो नेचुरल पेन किलर्स होते हैं वो होते हैं एंडोर्फिन्स। तो कभी कभी चोट लग जाए, सर दुख रहा है या एकदम से बॉडी पेन हो रहा है, सो वी टेक सर्टेन एक्सटर्नल पिल्स, हम कुछ मेडिकल दवाइयां लेते हैं जो डॉक्टर लिख के देते हैं ना, वो पेन किलर्स होते हैं पर वो एक्सटर्नल है, हम उन्हें ले रहे हैं। बट देयर आर सर्टेन पेन किलर्स दैट योर बॉडी इज आल्सो मेकिंग फॉर यू, and those natural painkillers are known as endorphins. And what are endorphins? They are a type of neuropeptide only, ठीक है। चलिए, so that is it for today's video. ये आपके रेफरेंसेस है, सिसरेली की जो बुक है उसको रेफर करके इस पीपीटी का कंटेंट बनाया गया है, ओके। सो आज की वीडियो हम यहीं तक अपनी रखते हैं। वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन चैप्टर 2 एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू वन लिटिल होमवर्क। वो होमवर्क ये होगा कि आज की वीडियो को देख के आपने जो जो नोट्स बनाए हैं आप उनको रिवाइज करेंगे रात को सोने जाने से पहले। फटाफट एक बार रात को सोने से पहले रिवाइज कर लो उन कॉपी में बने हुए नोट्स को, और जब सुबह उठोगे उठ के फ्रेशन अप होके फटाफट 10 मिनट फिर से इन चीज को गो थ्रू कर लो। दिस विल रियली हेल्प यू टू रिटेन दैट इन्फॉर्मेशन। कई बार बच्चों का ये डाउट होता है कि पढ़ तो लेते हैं पर फिर भूल जाते हैं। वो भूलते क्यों है? बिकॉज रिविजन नहीं हो रहा है। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू ऑल्सो रिवाइज, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो ओवर हियर एंड गाइस, I usually don't tell all of these things to you, but make sure you subscribe to the channel. Yeah, I'm putting in a lot of efforts for you guys to cover all of these, book and these lecture series for you. I'm trying out different methods. आज का मेथड अगर अच्छा लगा हो तो let me know in the comment section, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो। Let's reach to some more people and let's
spread the word of psychology to others. Share this video with those whom you think कि उनको benefit हो सकता है इन videos से. And you can also follow me on Instagram. Instagram का handle है @mindreview1. ठीक है, चलिए मिलेंगे कल 7 बजे और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. कल हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में. सो मेक श्योर यू डू अटेंड दैट लेक्चर एज वेल. चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर.